नया जुड़ा टॉपिक है इजराइल, भारत और इजराइल के रिलेशनशिप। ये वाला चैप्टर बेटा मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम चला गया आपसे मिले हुए, इसलिए वही लगातार बार बार कि मैम आगे कंप्लीट कर दो। तो बेटा वही आप लोगों की थोड़ी सी रिक्वेस्ट और थोड़ा सा मेरा भी मन चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ दोबारा से मिलूँ। उसके लिए एक बार फिर शुरुआत करें बेटा, एक के बाद एक तकरीबन जो जितने भी छूटे हुए टॉपिक्स हमारे अब मैं कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज एक नया टॉपिक है बेटा जो इंडिया वाली बुक में चैप्टर नंबर 4 में जुड़ा हुआ है, भारत और इजराइल के रिलेशनशिप। ठीक है, अब बात शुरुआत होती है कि मैम ये बुक में तो कहीं पर भी नहीं है। मैं भी कहूँगी बेटा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं बच्चे कौन कौन सी वीडियो देख के बहुत परेशान हो रहे हैं और उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो इजराइल के बारे में आखिरकार याद क्या करें। तो अगर हम लोग CBSE के अनुसार देखें तो इजराइल की रिलेशनशिप में सबसे पहली बात तो हम लोगों को इजराइल के बारे में जानना है। ठीक है, जब हम उसके फीचर्स को ही समझ जाएंगे तो अपने आप बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हम लोगों को इजराइल वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इजराइल डिस्कस करते हैं। इजराइल देश जो कि हम लोगों के केरल राज्य से भी बहुत छोटा है। ठीक है, केरल देखा होगा ना, दक्षिण भारत में आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है, बिल्कुल देखा होगा बेटा, कोई नई बात थोड़ी ना बता रही हूँ। आप सुनिएगा बेटा कि इजराइल का जन्म कैसे हुआ। आप लोगों को हिटलर भी याद होगा, हिटलर जर्मनी का जो चांसलर बन गया था, वो चांसलर जिसने जो शुद्ध जर्मन आर्य थे उन्हें तो बोला कि ये पक्का 100% जर्मनी के हैं, लेकिन जितने भी यहूदी थे उनको अपना दुश्मन बना लिया। ठीक है, दुश्मन बनाने का एक रीज़न भी था बेटा, क्योंकि उसका ये कहना था बार बार कि यहूदियों की वजह से ही हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतनी बुरी हालत में पहुंचे हैं। पता होगा ना, आने वाले देशों में है ये। ठीक है, अब हमारे जो हिटलर साहब थे उन्होंने यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंपों में डाल के मारना शुरू किया। पढ़ा होगा ये कहीं ना कहीं आप लोग के हिंदी में इंग्लिश में जरूर चैप्टर आया हुआ है, 9th या 10th की किसी बुक में है भी आपके पास। यानी यातना शिविरों में इन यहूदियों को डालकर और जहरीली गैस छोड़कर एक साथ बहुत सारे यहूदियों को स्वर्गलोक उतार दिया करता था। अब ऐसे में यहूदियों को अपनी जान बचानी है। वो यहूदी लोग निकले जर्मनी से और यहाँ पर आप लोगों के फिलिस्तीन में पहुँचने लगे और फिलिस्तीन के हालात ऐसे बना दिए कि फिलिस्तीन के लोग कम और यहाँ पर यहूदी लोग ज़्यादा हो गए। हम लोगों के जो पास जो फिलिस्तीन है ये पश्चिम एशिया के देशों में आता है बेटा, पश्चिम एशिया, वो पश्चिम एशिया जिसमें ज़्यादातर आप लोगों के मुस्लिम कंट्रियां हैं। ठीक है, इन मुस्लिम कंट्रियों के बीच में यहूदी आ रहे हैं जर्मनी से और वो धीरे धीरे करके बसते चले जा रहे हैं। इस तरीके से बसे कि फिलिस्तीन में फिलिस्तीन के जो नागरिक थे वो तो हो गए कम और यहूदियों की संख्या होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जब ज़्यादा होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म होने के कगार पे पहुंच गया। सबको पता लग गया कि जर्मनी दोबारा से हार गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हार गया था, फांसी पे लटका लिया था हमारे हिटलर भाई साहब ने अपने आप को। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो यहूदी थे ये फिलिस्तीन में रहते हुए ही अपने लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। बड़ी अजीब बात है, एक तो दूसरे के देश में आकर बैठो, उसके बाद उसमें से उसकी जमीन को लेकर ये कहो कि हम यहाँ पर यहूदियों का देश बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है जब फिलिस्तीन को के साथ ये सारी गड़बड़ियाँ चल रही थी तो भाई उसका तो बहुत दिमाग खराब हो गया कि देश भी मेरा और यहूदियों की संख्या ज़्यादा हो गई है,
इनका वर्चस्व फिलिस्तीन पे ज्यादा हो गया है। भाई कभी गड़बड़ी पैदा ना कर दे, कभी सच में ये फिलिस्तीन को कटवा कर एक अलग देश ना बना ले। अब ये पहुंच गया यूएनओ के पास। यूएनओ ने दोनों के बीच में थोड़ा समझौता कराया कि भाई ऐसा है, लड़ाई वड़ाई मत करो। टू नेशन थ्योरी पढ़ी होगी, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, भारत में भी पढ़ी थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। इन्होंने कहा भाई लागू कर लो, कोई बात नहीं, समझौता कर लो। लेकिन यहूदी लोगों ने नहीं माना और उन्होंने फिलिस्तीन को कटवा दिया और अपने लिए एक अलग नया इजराइल देश बनवा दिया। ठीक है, अब जो ये तुम्हारा इजराइल है, ये बहुत कम जनसंख्या के साथ इतनी सारी मुस्लिम कंट्रियों के बीच में यहूदी देश है। और सबसे बड़ी बात, दूर से आया, मुसलमानों के बीच बसा, मुसलमानों के बीच बसकर उसमें बना भी दिया अपना प्रॉपर एक बहुत बढ़िया सा देश। अब क्या इन मुस्लिम कंट्रियों को सब्र होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जितने भी इसके आसपास की कंट्रियां हैं मुसलमानों की, सब इसके दुश्मन बन चुके हैं। ठीक है, इसके आसपास है कौन बेटा? देखो, फिलिस्तीन है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है, सारी की सारी मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल अपने आप में जहां खड़ा है, जिस स्टैंड पर खड़ा है, बहुत मजबूत है। ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 70-75 लाख के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी इसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है कि ये आपके सिलेबस में जुड़ गया है। ठीक है, चलिए देखो बेटे, इसकी छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं कि जो ये आप लोग का इजराइल है, ये एक यहूदी देश है। 14 मई 1948 में बना था, यानी 14 मई 1948 में ये बन के रेडी हुआ। यानी इस दिन इसने एक नए देश के रूप में अपने आप को खड़ा कर लिया था, फिलिस्तीन से अलग होकर। ठीक है, और भारत ने इसे 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1950 में भारत ने इसे एक देश होने की मंजूरी दे दी थी कि भाई हम स्वीकार करते हैं कि इजराइल भी एक देश बन गया। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर कोई नया देश बनता है तो उसे आसपास के सभी देश मंजूरी देते हैं। इसी मंजूरी के बाद वो उन देशों के साथ अपने वैदेशिक रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा, इसकी जो राजधानी है वो यरूशलेम है। बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने वाली बात है, क्योंकि ये यरूशलेम इन ईसाइयों का भी पवित्र स्थल है, इन फिलिस्तीन वालों का भी पवित्र स्थल है। यानी कि अकेला यरूशलेम दोनों देशों के बीच में आज भी विवाद का विषय बना रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा, इसका महत्वपूर्ण शहर है तेल अवीव। याद बड़ी आसानी से हो जाएगा, तेल अवीव। ठीक है, इसके बाद इसमें शासन प्रणाली देखो बेटा, संसदीय है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इसमें देखो मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो इजराइल है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है मुस्लिम कंट्रियों से, वो भी उन मुस्लिम कंट्रियों से जहाँ पर संसदीय व्यवस्था नहीं है। वहां पर या तो राजा राज करने लग रहे हैं या तानाशाही सरकारें चल रही है। यानी जो फ्रीडम हमारी डेमोक्रेसी में है वो वहां पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे माहौल में एक संसदीय देश है, यहाँ पर भी संसदीय लोकतंत्र कायम है, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, देश का कार्यकारी अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री कहलाता है। ठीक है, और देश का हेड तो राष्ट्रपति है ही है, जैसे हमारे देश में। ठीक, इसके बाद बेटा यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो हमारा नफ्ताली बेनेट है। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे, इसमें से लंबा चौड़ा क्वेश्चन कम बन रहे। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है बेटा कि सबसे प्रमुख कि इजराइल को आखिरकार हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं लेके बैठा है इजराइल कि इस इजराइल को हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ने का काम करें एक नए टॉपिक के तरह।
तो भाई वाकई में बहुत सारी विशेषताएं देश के अंदर है, जिसकी फर्स्ट विशेषता है कि यहाँ पर आधुनिक कृषि तकनीक। पता होगा बेटा, ये जहाँ पर ये देश है सारे के सारे मुस्लिम कंट्रियां हैं, ये वो मुस्लिम कंट्रियां हैं जहां पर पानी की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल की कृषि टेक्नोलॉजी इतनी 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 उन्नत है कि वहां पर बहुत सुंदर तरीके से कृषि की जाती है, और ये काफी कृषि के मामले में काफी एक्टिव कंट्री कही जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जैसे हमारे राजस्थान में पानी कम है, और राजस्थान में पानी कम है, तो उस राजस्थान के पानी की पूर्ति के लिए हम लोग जैसे पाइपों में डालकर नहीं, आप लोगों के डायरेक्ट पौधे के ऊपर पानी जा रहा है, एक्स्ट्रा पानी कहीं खर्च नहीं हो रहा है, कुछ इसी तरीके की टेक्नोलॉजी ये लोग अपनाते हैं। ठीक है, और कृषि के मामले में काफी एक्टिव है। आधुनिक विश्वविद्यालय यहाँ पर, यानी नए नए तरह के सब्जेक्ट्स, नए नए तरह के टॉपिक्स, नई नई टेक्नोलॉजी सिखाने वाले बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, इसीलिए ही वहाँ पर साक्षरता दर भी काफी बढ़िया है। ठीक है, उच्च साक्षरता दर यानी कि तकरीबन लोग पढ़े लिखे हैं, 97-98% लोग वहाँ के पढ़े लिखे। ठीक है, इसके बाद बेटा उन्नत टेक्नोलॉजी है, वाकई में उन्नत टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से ही 3500 यानी 3500 कंपनियां अलग अलग देशों की वो छोटे से इजराइल में काम कर रही है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद रक्षा और गुप्तचर मामलों में शक्तिशाली राष्ट्र बिल्कुल है भाई, इसी में आगे तुम्हें पॉइंट भी आ जाएगा कि जो लोग हैं यहाँ के वो अपने देश के प्रति राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है। जान जाए, चाहे सर कलम हो जाए, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन देश को आँच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस जज्बे वाले लोग इस देश में रहते हैं, और यही कारण है कि जो देश के लिए करते हैं 100% करते हैं। तो वहां पर रक्षा और गुप्तचर मामलों में बड़े शक्तिशाली काम है, एजेंसियां चुटकियों में पता लगा देती है कि हो क्या रहा है। ठीक है, जिसके चलते बताती हूँ, एक छोटा सा पॉइंट है जो आता है एक एक नंबर के हिसाब से, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ठीक है, 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट हुआ। उंगली में गिन लो 5 से 6 दिन, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता, एक हफ्ते के अंदर अंदर इजराइल का जो प्लेन है हाईजैक भी हो गया। हाईजैक होने के बाद इन्होंने उसी हफ्ते के अंदर, जिस प्लेन के अंदर 100 से ज्यादा इजरायली लोग थे, उन लोगों को आजाद भी करा दिया। जिन आतंकवादियों ने उसे हाईजैक किया था उनको भी मार गिराया। जिस देश युगांडा ने उसकी हेल्प करी थी उसके भी सैनिकों को मार गिराया। उनके मारे हजारों, अपना मरा सिर्फ एक बंदा इसमें इजराइल का मरा था। अदरवाइज एज इट इज सबको बचाकर ये बहुत सुंदर तरीके से अपने देश वापस आ गए थे, क्योंकि इनकी पॉलिसी भी यही है बेटा कि अगर आप मेरे देश के एक नागरिक को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारे 200 नागरिकों की लाश बिछा देंगे। सच्चाई है भाई, ना विश्वास हो रहा तो कहीं पर भी देख लेना। ठीक है, तो वही बातें हैं बेटा कि यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद होता बेटा देश प्रेम की भावना कोट कोट कर भरी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ सेना में कार्य करना अनिवार्य, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो स्कूल लाइफ में ही इन बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे दी जाती है कि किस तरीके से आप लोग को इन फ्यूचर वर्क करना है, और इन फ्यूचर आप लोग को सेना में भर्ती होकर किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है। हर एक को हथियार चलाने आते हैं, हर एक जैसे कि जो पुरुष है, जो लड़के हैं, उन्हें कम से कम 3 साल सेना में काम जरूर करना पड़ता है, और जो लड़की है उनको साल तक कम से कम 2 साल। ठीक है, यानी अगर मैं गलत ना हूं ना बेटा तो मैं ये कह सकती हूँ
कि यहाँ की तकरीबन सारी जनसंख्या सैनिक है, क्योंकि जो पढ़ के निकल रहा है सबको ये हथियार चलाने का ज्ञान है। ऐसे में जब जब इजराइल को जरूरत पड़ती है, इसका एक एक पर्सन खड़ा मिलता है कि मैं लड़ूंगा। ठीक है, और अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैंने बताया कि 70 to 75% लोग हैं, सॉरी लाख लोग हैं यहाँ पर, उसमें से 30 से 35% लोग तो अकेले सेना में भर्ती है। इतनी बड़ी सेना, यानी कि आपकी टोटल जनसंख्या का आधे से भी ज्यादा हिस्सा अगर सेना बन गया तो भाई उस देश की तरफ कोई नजर तो उठा के देख लो, बहुत गेना रख देंगे। यही बात है तुम्हारे इजराइल में। ठीक है, इसके बाद बेटा उसमें उन्नत जल प्रबंधन है, जो हम लोगों ने यहाँ पर कृषि टेक्नोलॉजी में भी तुम्हें बता दिया है। इसके बाद भारत के साथ रिलेशनशिप है बेटा। हमारे भारत इजराइल के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत 1992 में हो चुकी थी। 1992, जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। ठीक है, नरसिम्हा राव जी के टाइम पर हमारे राजनयिक संबंध शुरू हो चुके थे, लेकिन इसके बाद लगातार दोनों देशों का आना जाना लगा ही रहा, लेकिन वैसे रिलेशन नहीं बने जैसे हमारे 2014 के बाद बने। ठीक है, इसमें 1990 के दशक में एरियल सोरन, ये वहां के राष्ट्रपति थे भाई, भारत के दौरे पर आए थे, और हमारे यहाँ से 2015 में जो हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, वो वहां पर एक अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। ठीक है, अब जब प्रणब मुखर्जी भी पहुंच गए तो मोदी कैसे रह सकते हैं। 2017 में मोदी भी पहुंच गया। ठीक है, और बेटा ये नहीं, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी समय समय पर भारत की यात्रा करते रहे हैं। ठीक है, और मैं टोटली कहूँ तो भारत के इजराइल के साथ सैन्य रिलेशनशिप भी है, बहुत काफी बड़ी संख्या में हम लोग उनसे हथियार खरीदते हैं। हम लोगों ने कृषि टेक्नोलॉजी खरीदी है। ठीक है, हम लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में इजराइल ने भारत की काफी मदद की है, यहां तक कि उपग्रह संचार तंत्र में भी इजराइल और भारत दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक नया इतिहास शुरू हो रहा है आपके भारत और इजराइल का, जिसमें भारत और इजराइल के तकरीबन हर तरह के रिलेशनशिप, धार्मिक भी, राजनीतिक भी, सांस्कृतिक भी, आपके हर तरह के रिलेशनशिप बहुत सुंदर तरीके से चल रहे हैं और आगे और बड़ी हालातों में पहुंचेंगे। आई थिंक बेटा बहुत बढ़िया से इजराइल समझ में आया होगा। और ऑपरेशन थंडरबोल्ट को मत भूलना भाई, 1976, क्योंकि क्वेश्चन इसमें दो तरह का है कि या तो थंडरबोल्ट किस देश से रिलेटेड है, या फिर ऑपरेशन थंडरबोल्ट किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो ऑपरेशन थंडरबोल्ट के लिए बेटा काफी लंबी चौड़ी स्टोरी हो जाएगी, और इतना लंबा चौड़ा मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों को इजराइल चाहिए। जितना बताया है आपके बोर्ड के हिसाब से आप इतना भी कर लोगे वो भी काफी है। हाँ, एक चीज बताना भूल गए बेटा, शांति से, इजराइल जो है ये चारों तरफ से अपने विरोधियों से घिरा हुआ है। वे विरोधी जो समय समय पर इसका विरोध करने पर तुले रहते हैं, भारत का हैं सच्ची बावले बच्चे, इजराइल का विरोध करते रहते हैं। जब मन आए तब इजराइल पर अटैक। फिलिस्तीन के साथ तो इसकी बनती ही नहीं। ठीक है, बनती इसकी सीरिया और जॉर्डन के साथ भी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ दुश्मनी चल रही है, एक के बाद एक सारे एक दूसरे के साथ उलझे पड़े रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है बेटा कि इजराइल ने इतने बढ़िया बढ़िया इंतजाम कर रखे हैं कि अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई इनके ऊपर अटैक करता है तो इन्होंने अपने सारे के सारे जितने भी शहर हैं उनके अंदर बंकर बना रखे हैं। जैसे ही हमले होते हैं सायरन बजता है, लोग अपने घरों को छोड़कर उन बंकरों में पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो धरती के नीचे बंकर बनाए जाते हैं ताकि इस तरह के युद्ध से, गोला बारूद से बच सके। ये कुछ एक जगह तो बेटा इतने स्ट्रॉन्ग बंकर बने हुए हैं कि अगर
कोई देश इन पर परमाणु हथियार से भी आक्रमण करे ना तो इनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा स्ट्रॉन्ग देश है इजराइल। ठीक है, और मेरे हिसाब से बेटा समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ पूछ रहा है तो बेटा कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।